नमस्कार दोस्तों, श्री जनशिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। भौतिक विज्ञान में आज का हमारा तीसरा अध्याय है यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति। सामान्य अध्ययन के रैपिड फायर में आज हम तीसरे अध्याय में यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। देखिए, हम लोग अपने नोट्स को और बुक्स को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। जब तक हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसलिए आप बुक को पढ़ने के बाद हमारे प्रैक्टिस सेट को, सामान्य अध्ययन के रैपिड फायर को जरूर देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है। पूछा है शून्य द्रव्यमान किसकी विशेषता है, किस कण की विशेषता है। तो आप कहेंगे न्यूट्रिनो। क्या है? न्यूट्रिनो की विशेषता क्या है कि न्यूट्रिनो में क्या होता है, शून्य द्रव्यमान होता है। क्या होता है? तो आप कहेंगे क्या होता है न्यूट्रिनो में, तो आप कहेंगे शून्य द्रव्यमान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वार्क, ठीक है। क्वार्क की विशेषता क्या होती है, तो आप कहेंगे क्वार्क की विशेषता होती है भिन्नात्मक चार्ज, ठीक है। क्वार्क की क्या विशेषता होती है, तो आप कहेंगे भिन्नात्मक चार्ज। अगला क्वेश्चन है पोसिट्रॉन की क्या विशेषता होती है, तो आप कहेंगे भिन्नात्मक स्पिन, ठीक है। भिन्नात्मक स्पिन जो होता है वह पोसिट्रॉन की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है बोसान की विशेषता क्या होती है, तो आप कहेंगे बोसान की विशेषता इंटीग्रल स्पिन। क्या होता है? इंटीग्रल स्पिन। अब भिन्नात्मक स्पिन क्या होता है, तो आप कहेंगे पोसिट्रॉन, और इंटीग्रल स्पिन क्या होता है, तो आप कहेंगे बोसान, ठीक है। शून्य द्रव्यमान, आप जानते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए न्यूट्रिनो का द्रव्यमान क्या होता है, शून्य द्रव्यमान होता है। क्वार्क क्या होता है, क्वार्क में क्या होता है, तो उसकी क्वार्क की विशेषता होती है, उसमें भिन्नात्मक चार्ज होता है। पोसिट्रॉन क्या होता है, पोसिट्रॉन में हमारा भिन्नात्मक स्पिन पाया जाता है। और बोसान के कण क्या होता है, उसमें इंटीग्रल स्पिन पाया जाता है। बोसान में क्या पाया जाता है, आप कहेंगे इंटीग्रल स्पिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। एक सितार में कैसी ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो आप कहेंगे जो सितार होता है जिसमें तार लगे रहते हैं उसमें तरंग जो उत्पन्न होती है, ध्वनि तरंगे उत्पन्न होते हैं, तो वो कैसे उत्पन्न होती हैं, तो आप कहेंगे अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ के प्रकार के रूप में। अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार के। देखिए, जिसमें तार लगा रहता है वे सभी में अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, उसमें हमारी कौन सी तरंगे उत्पन्न होंगी, अनुप्रस्थ होंगी, ठीक है। सितार जिसमें देखिए तार लगे होते हैं, जैसे वायलिन हो गया, सितार हो गया, इस सब में कौन सी तरंगे होती हैं, तो आप कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसी प्रकार आप कहेंगे बांसुरी में कौन सी उत्पन्न होगी, तो आप बांसुरी में कहेंगे इसमें अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होंगी। क्या होंगी? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि कैसी तरंग है, तो आप कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। यह नियम किसने दिया है, तो आपको पता है न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, ठीक है। तो न्यूटन के तीसरे नियम का क्या है कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, मतलब क्रिया के प्रति जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। न्यूटन के नियम का तीसरा नियम था कि प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। क्या था? प्रतिक्रिया का नियम। वही बोला है प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम किसने दिया, आप कहेंगे न्यूटन ने दिया। वह न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन है लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर लिफ्ट जो होता है, जैसे आप लिफ्ट में मॉल वॉल में जाते हैं तो लिफ्ट में बैठते हैं, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ त्वरित होती है, उस समय पिंड मतलब आपका आभासी भार आपके वास्तविक भार से अधिक लगता है। जैसे आप लिफ्ट में आप ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आपका जो वास्तविक भार है, आपका भार उस वास्तविक भार से अधिक महसूस होता है, ठीक है। लेकिन जब लिफ्ट नीचे आती है तो हमारा भार जो होता है भारहीन फील होता है, ठीक है।
जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ त्वरित होगी तो क्या होगा, हमारा पिंड वास्तविक भार मतलब हमारा भार वास्तविक भार से अधिक महसूस होता है। ठीक है, लिफ्ट के ऊपर जाने की वजह से हमारा भार वास्तविक भार से अधिक महसूस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। क्या होता है, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, इसमें जल में इसका भार होगा, अर्थात जल में इसका भार मतलब क्या होता है, गुब्बारे का भार पूछ रहा है। एक भारहीन गुब्बारे में जब 200 ग्राम जल भरेंगे तो उस 200 ग्राम जल में उस गुब्बारे का भार जो होता है कितना होता है, तो आप कहेंगे 0 होता है। क्या होता है, कहेंगे आप 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, जब किसी पिंड को या चंद्रमा से लेकर आप कोई पिंड जमीन पे आ रहे हैं, पृथ्वी पे ला रहे हैं, तो स्थानांतरित करते हैं तो पृथ्वी का उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब कोई पिंड चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, तब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी चीज़ को, पीछे क्वेश्चन मिला था, जब किसी वस्तु या किसी पिंड को हमारी पृथ्वी से हम चंद्रमा पे ले जाते हैं तो उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, लेकिन भार क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जो हम पिंड पृथ्वी से हम चंद्रमा पे ले जाते हैं वह हमारी पृथ्वी के भार का 1/6 रह जाता है। समझने की कोशिश करिए, हमारी पृथ्वी पे अगर हमारा भार पृथ्वी पे 6 kg है, नहीं सॉरी, हमारा पृथ्वी पे हमारा भार अगर 30 kg है, तो आप जब चंद्रमा पे जाएंगे तो आपका भार कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 kg। कितना होगा, 5 kg। अर्थात पृथ्वी पे जो हमारा भार होता है, इसका भार का 1/6 भाग हमारे चंद्रमा पे होता है। ठीक है, यही कारण है कि हमारा द्रव्यमान जो होता है परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन भार हमारा चेंज हो जाता है। इसी प्रकार यह क्वेश्चन है कि चंद्रमा से पृथ्वी पर अगर कोई पिंड स्थानांतरित किया जा रहा है, अर्थात ऊपर से कोई पिंड हमारी पृथ्वी पर लाई जा रही है, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। क्या होता है, पृथ्वी पर उस पिंड का भार बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। अर्थात देखिए बोल रहा है मात्रा अपरिवर्तित रहेगा, इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान हमारा चेंज नहीं होगा, उसका भार क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन द्रव्यमान अर्थात मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। ठीक समझिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी मतलब यहाँ से जहाँ पे हम वर्तमान मौजूद हैं, यहाँ से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या होता है, तो आप कहेंगे उसका भार घट जाता है। तो आप कहेंगे कितना घट जाता है, तो आप कहेंगे पृथ्वी के भार से 1/6 रह जाता है। पृथ्वी के भार जो होगा, हमारे किसी भी वस्तु या पिंड का भार जो हमारे पृथ्वी पे रहेगा, उसका 1/6 भाग ही हमारे चंद्रमा पे रहेगा। ठीक है, वही पूछा है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, घट जाता है। आप कहेंगे कितना घट जाता है, आप कहेंगे 1/6 भाग रह जाता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो आप कहेंगे घनत्व। ठीक है, जैसे आप कहेंगे, आपसे हम कह दिए कि एक लोहे का टुकड़ा लीजिए या लोहे की राड ले लीजिए। ठीक है, अब कह दें कि लोहे की राड ले लीजिए। ठीक है, 5 kg का लोहे का राड आप ले लिए। ठीक है, तो आप उसको लोहे का राड को अगर काट रहे हैं, ठीक है, काट रहे हैं, जब देखिए लोहे का राड ले लिए 5 kg का, तो उसका घनत्व तो अब भी वही है। अगर आप उसकी मात्रा में परिवर्तित कर दे रहे हैं, अर्थात उसको काट के साइड से काट के उसका मात्रा कम कर दे रहे हैं, 2 किलो का ही छोड़ दिए आप। ठीक है, लोहे के राड को 2 किलो का ही वजन बना दिए, अर्थात उसकी मात्रा को आप परिवर्तित कर दिए, लेकिन उसका घनत्व नहीं बदला। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित होगा, तो आप कहेंगे घनत्व। घनत्व जो बना है, उसका डेंसिटी जो बना हुआ है वही बना रहेगा अगर आप किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 100 ग्राम चीनी, ठीक है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर, ठीक है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर हाफ लीटर जल में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए। असंतृप्त चीनी का घोल मतलब क्या होता है कि उसमें और चीनी को घोला ना जा सके। असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए, वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी। आप कहेंगे अगर हम 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार करें तो उसमें क्या नहीं बदलेगा, तो आप कहेंगे उसका आयतन चेंज नहीं होगा। जिसका
जिसका आयतन पहले जितना था वही आयतन अब भी रहेगा जब हम 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर जल में घोल देंगे। ठीक है, जब वो असंतृप्त विलयन बन जाएगा उसके बाद भी उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि। जो लोलक घड़ी होती हैं अर्थात जो घड़ियों में जो हमारी लोलक नीचे लगी रहती है, पेंडुलम, जो जिसके जैसे 12 बजता है तो पेंडुलम ऐसे नीचे ऐसे ऐसे गति करता रहता है। ठीक है, तो दोलन करता रहता है, तो उसमें क्या रहता है, यह सुस्त हो जाती है। गर्मियों में क्या होती हैं, सुस्त हो जाती है। क्यों? आप कहेंगे लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, इसके दोलन में क्या होता है, लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है लोलक की घड़ियों में गर्मियों के दिन में सुस्त हो जाती हैं। ठीक है, जो घड़ियां होती हैं गर्मियों के दिन में सुस्त हो जाती हैं, तो आप क्यों हो जाती हैं, तो आप कहेंगे आपको एक सूत्र याद रखना है फिजिक्स में, T बराबर 2π√L/g होता है। अर्थात आवर्तकाल बढ़ने पर अर्थात आवर्तकाल बढ़ जाता है, जब लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, वह हमारा आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। अर्थात जब घड़ियों के पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी तो उस समय हमारा आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दोलन में लगा हुआ समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही कह रहा है कि लोलक घड़ियां जो होती हैं, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ठीक है, ठंडियों में क्या होती हैं, लोलक घड़ियां जो होती हैं वह तीव्र गति करने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि ठंडी में क्यों उसकी सुइयां तीव्र गति करती हैं, तो आप कहेंगे कि उनकी सुइयों की लंबाई घट जाती है जिससे उसका आवर्तकाल भी घट जाता है। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, आप कहेंगे कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसका दोलन में लगने वाला समय बढ़ जाता है। आवर्तकाल का फार्मूला याद रखना है, T बराबर 2π√L/g। अगला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, तो आप कहेंगे बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो रहा है। क्या होगा, भारी, जैसे आप हैं, देखिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जब हम कुएं में बाल्टी डालते हैं तो कुएं के अंदर, जब मान लीजिए कि कुएं में जितना पानी है उससे ढेर नीचे तक हमारी बाल्टी चली गई है, जब उसमें पानी भर जाता है, जब पानी भर जाता है तो जब भरी हुई बाल्टी अगर उसी सतह से, मतलब जितना जल है कुएं में उसके सतह पे है, तो आपको लगेगा कि हाँ, आप ऊपर खींचेंगे आसानी से आएगी बाल्टी। जब वह पानी की सतह, जितना पानी है उससे आप ऊपर खींचते हैं, जैसे ही बाल्टी पानी की सतह को छोड़कर ऊपर आती है तो उसका भार क्या होता है, अधिक फील होता है। क्या होता है, जब पानी की सतह से बाल्टी ऊपर आती है तो हमें क्या होता है, पानी की बाल्टी जब सतह से ऊपर आती है तो उसका भार हमें क्या होता है, अधिक महसूस होता है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती, क्यों गिर नहीं जाती, क्यों? तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाला ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल अंदर तक रहती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? पीसा की मीनार जो है वह झुकी हुई है, फिर भी क्यों नहीं गिरती है? तो उसका कारण है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर तक रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में आपको सीधे ये ऑप्शन ही ट्रिक करना है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर तक रहती है, इसी कारण पीसा की मीनार झुकी होने के कारण भी नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन है, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से, ठीक है, कोई समान गति से हवाई जहाज जा रही है, यदि एक बम नीचे गिराया जाता है, बम या कोई पत्थर उस हवाई जहाज से जब नीचे गिराया जाता है, उस समय बम के नीचे पहुंचने, अर्थात बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या रहेगी? जैसे हम हवाई जहाज में बैठे हैं, ठीक है, जैसे ही हवाई जहाज से हम कोई पत्थर या बम को गिराते हैं तो वह बम के, ठीक है, बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होती है? तो आप कहेंगे बम के ठीक ऊपर, ठीक है, हवाई जहाज क्या होगी, बम के ठीक ऊपर ही रहेगी। जैसे हम बम या कोई पत्थर को हवाई जहाज से, समान गति से चल रहे हवाई जहाज से उसको नीचे गिराते हैं तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति बम के ठीक ऊपर रहती है, ठीक है, बम के ठीक ऊपर रहती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप किस पर निर्भर करता है? आप कहेंगे प्रेशर कुकर, सबके घर में प्रेशर कुकर का यूज होता है, लेकिन उसके अंदर का उच्चतम तापमान किस पर निर्भर करता है? आपको सोचना चाहिए। उसका तापमान ऊपर
के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। जो सीटी होती है उसके वजन और जो सीटी जिसमें सेट की गई रहती है उसके छिद्र के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना ताप बनेगा। ठीक है, कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप किस पर निर्भर करता है? तो आप कहेंगे ऊपर के छिद्र का क्षेत्रफल, अर्थात उसका छिद्र चौड़ा है कि पतला है, उस पर डिपेंड करेगा। और उस पर रखे गए वजन, अर्थात उस पर रखी गई सीटी के वजन पर निर्भर करेगा कि प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान कितना है, कम है कि ज़्यादा, उसी पर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है तो क्यों होता है ऐसा? तो आप कहेंगे वायुदाब में कमी के कारण। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे वायुदाब हमारी घटती जाती है। क्या होता है? वायुदाब हमारी घटती जाती है। यही कारण है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय हमारे पेन की स्याही क्या होती है? निकलने लगती है। एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं। बहुत सारे पर्वतारोही होते हैं, जब वह बहुत ऊंचाई पर पर्वत पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर पर्वत चढ़ने के कारण वहाँ का भी वायुदाब हमारा क्या होता है? पृथ्वी की अपेक्षा वायुदाब ऊंचाई पे जाने पर घटने लगता है, पर्वतों पे घटने लगता है, जिसके वजह से उनके नाक से खून भी आने लगता है। यह क्या होता है? तो आप कहेंगे ऊपर जाने पर वायुदाब की कमी के कारण नाक से खून आने लगता है, या हवाई जहाज पर जाने से पेन की स्याही निकलने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रॉकेट कार्य करता है। तो आप कहेंगे रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आप कहेंगे रॉकेट हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे हमारा रॉकेट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आप कहेंगे रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, लेकिन याद रखना है कि जेट इंजन जो होता है, जेट इंजन वह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। रैखिक मतलब समझ रहे हैं, ये एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, जेट इंजन क्या होता है? एक रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करेगा, लेकिन रॉकेट हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, ठीक है, एक ऐसा कंडीशन आ जाए कि हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है बल एकदम समाप्त हो जाए, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आपको मैं बार बार बताया हूं कि आप हमेशा द्रव्यमान को फिक्स रखेंगे। ठीक है, द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? हमेशा फिक्स रहेगा। आप चाहे अंतरिक्ष में जाएं, ठीक है, आप अंतरिक्ष में जाएं, चंद्रमा पे जाएं, तो या आप पृथ्वी पर रहें, तो आपका क्या होगा? द्रव्यमान हमेशा क्या होगा? फिक्स रहेगा। द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होगा, लेकिन भार हमेशा चेंज होता है। आप जाएंगे चंद्रमा पे जाएंगे तो आपकी पृथ्वी के भार की अपेक्षा चंद्रमा भार 1/6 हो जाता है। उसी प्रकार कह रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अगर अचानक लुप्त हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? तो आप कहेंगे जब गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी पे एकाएक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, जो वस्तु हमारी पृथ्वी पे है उनका भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्या होगा? द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है, ठीक है, कह रहा है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती, ठीक है, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है अगर उसी के स्थान पे उसकी दुगनी दूरी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाएगा तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो आप कहेंगे उसका 1/4 भाग होगा। उसका क्या होगा? चौथाई भाग हो जाएगा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दुगुना कर देंगे, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दुगुनी कर देंगे, उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह पहले के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/4 भाग बचेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार, ठीक है, जैसे किसी वस्तु का भार क्या होता है? तो आप कहेंगे ध्रुव पर अधिकतम होता है। क्या होता है? ध्रुव पर अधिकतम होता है। आपको याद रखना है कि किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अर्थात पोल पर, उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे ध्रुवों पर अधिकतम होगा। किसी वस्तु का न्यूनतम भार कहाँ होगा? तो आप कहेंगे विषुवत रेखीय क्षेत्र पर।
विषुवत रेखीय क्षेत्र पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा और ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होगा। 2 क्वेश्चन आपसे पूछ ले, किसी वस्तु का भार न्यूनतम कब होगा, तो आप कहेंगे किसी वस्तु का न्यूनतम भार जो होता है विषुवत रेखीय क्षेत्र के में क्या होता है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा, लेकिन अगर ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। ठीक है, ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखीय क्षेत्र में किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पे भार 10 किग्रा है। ठीक है, भार की बात कर रहा है, देखिए द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा है, भार की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर द्रव्यमान लिखता तो अंतरिक्ष में उसका द्रव्यमान कितना होता, आप कहेंगे उसका द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन भार की बात किया है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किग्रा है। ठीक है, भार की बात किया है, ध्यान देना है आपको, भार। ठीक है, भार परिवर्तित हो जाता है लेकिन कभी द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किग्रा है, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा, तो आप कहेंगे अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अंतरिक्ष में वह भारहीन होगा, शून्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार अधिकतम कहाँ होगा, तो आप कहेंगे मानव शरीर का भार अधिकतम कहाँ होता है, तो आप कहेंगे ध्रुव पर। न्यूनतम कहाँ होगा, तो आप कहेंगे विषुवत रेखीय क्षेत्र पर। विषुवतीय क्षेत्र पर हमारे मानव शरीर का भाग न्यूनतम या किसी पिंड का भार जो होता है न्यूनतम होता है, लेकिन ध्रुव पर क्या होता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है, तो आप कहेंगे तूफान। ठीक है, अगर वायुमंडलीय दाब एक गिर रहा है तो आप बताएंगे कि तूफान का एक संकेत हो रहा है, तूफान का संकेत हो रहा है। अगर वायुमंडलीय दाब एकाएक अगर वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्या होगा, तो आप कहेंगे साफ मौसम होने की संभावना होगी। वायुमंडलीय दाब अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो साफ मौसम होगा, लेकिन अगर वायुमंडलीय दाब अचानक गिर गया तो आप तूफान का संकेत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। एक व्यक्ति है जो स्थिर जल में एक नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या होगी, किनारे से दूर हटेगी। आप नाव में खड़े हैं, ठीक है, आप नाव में खड़े हैं, जब आप नाव छोड़कर किनारे पर कूदने की कोशिश करते हैं तो आप नाव आपसे क्या होती है, देखते होंगे नाव आप जैसे ही आप कूदते हैं नाव थोड़ा दूर हटने लगती है, किनारे से क्या होती है, दूर हटने लगती है। वही पूछ रहा है, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले, अगर आप किनारे की ओर चल रहे हैं तो नाव क्या होती है, किनारे से दूर बढ़ती है। क्या होती है, किनारे से दूर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। आप कहेंगे पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगा तो क्या होगा। आप कहेंगे जब पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगा तब क्या होगा, तो आप कहेंगे वह पानी की सतह पर अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी पानी में भरे हुए बर्फ को डाल देते हैं तो वह अपने समान आयतन को ऑलरेडी घेर लेता है, जब वह गल जाएगा तो कोई उसके सतह में पानी का कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। ठीक है, यही कारण है पानी से भरे बीकर में अगर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगा तब भी पानी की सतह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी से इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। समझिएगा, आप कल्पना करिएगा कि आप एक व्यक्ति हैं जो चलती हुई रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो आपने एक सिक्का उछाला, ऊपर की तरफ आपने एक सिक्का उछाला तो उसके पीछे गिरता है, जैसे आप जहां बैठे हैं उसके ठीक पीछे क्या होता है, सिक्का गिरता है। ऐसा नहीं होता है कि सिक्का आपसे आगे गिर जाए, आपके सीध में गिर जाए ना, जहां आप उछालते हैं उससे सिक्का क्या होता है, पीछे गिरता है, तो रेलगाड़ी चल रही है तो कहेंगे रेलगाड़ी आगे की तरफ गतिवर्धन से आगे बढ़ रही है। अर्थात एक व्यक्ति जब चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है तो एक सिक्का जब उछालता है तो वह सिक्का क्या होता है, उस व्यक्ति के थोड़ा पीछे गिरता है। इसका कारण क्या होता है, तो आप कहेंगे रेलगाड़ी आगे गतिवर्धक के साथ बढ़ रही है। क्या हो रहा है, अर्थात रेलगाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसके कारण सिक्का जो है उस व्यक्ति से थोड़ा पीछे गिरता है। अगला क्वेश्चन है कि नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार क्या होता है। आप कहेंगे नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार क्या है, तो आप कहेंगे घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल हमारा नदियों में पानी के बहाव का जिम्मेदार होता है। ठीक है, देखिए एकदम बेहद ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन एक ही जगह कभी मिलेंगे, ठीक है। आपको सभी क्वेश्चन में कुछ अन्य चीज़ों को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, ठीक है। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है तो आप कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो कितना होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व तो होता है तो आप कहेंगे जल का अधिकतम घनत्व कितना किसमें होता है, तो आप कहेंगे 273 केल्विन पर। जब आप 4 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो आप केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 में 4 जुड़ जाएगा, ठीक है। जब पानी का घनत्व तो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो वही पानी का अधिकतम घनत्व तो केल्विन में कितने में होता है, तो आप 273 में 4 जोड़ देंगे, 277 केल्विन पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस को आप जब केल्विन में बदलेंगे तो आप कहेंगे 273 केल्विन होगा, वही जल का अधिकतम घनत्व होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, ठीक है। आप कहेंगे जब एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे व्यक्ति या यात्री थोड़ा पीछे की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण यह होता है कि स्थिरता का जड़त्व है, ठीक है। स्थिरता के जड़त्व के कारण ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति जो है पीछे की तरफ झुक जाते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जब कोई व्यक्ति बस में बैठा है, एकाएक बस चलती है तो व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या होता है कि बस जो है स्थिर थी, अब अभी ही वह गति हुई है, अर्थात स्थिरता का जड़त्व का नियम। अब गतिमान जड़त्व का नियम क्या होगा, अगर बस एकाएक चल रही है या ट्रेन एकाएक चल रही है, जब ट्रेन या बस ट्रेन या बस चल रही है, एकाएक ब्रेक लगाने के कारण कोई व्यक्ति आगे की तरफ झुक रहा है, तो इसका कारण क्या है, तो यह कहेंगे आप गति के जड़त्व का नियम, ठीक है। गति का जड़त्व नियम क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति बस में यात्रा कर रहा है तो चलती हुई बस के जब वह ब्रेक लगाता है तो व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, यह हमारा गतिमान जड़त्व का नियम है। लेकिन अगर कोई ट्रेन स्थिर है या बस स्थिर है, उसमें बैठा हुआ व्यक्ति उसमें बैठा है, जैसे ही ट्रेन या बस गति करती है व्यक्ति पीछे की तरफ झुक जाता है, यह क्या होता है, तो आप कहेंगे स्थिरता के जड़त्व का नियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु शक्ति या पिंड पावर, ठीक है। वायु शक्ति या पिंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो आप कहेंगे वायु शक्ति या विंड पावर, ठीक है। वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, आप कहेंगे जो वायु होती है वह उसमें क्या होती है, वायु में गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, वायु में गतिज ऊर्जा होती है। जैसे अब वायु शक्ति होती है, जैसे पवन चक्की लगी रहती है ना, तो उसके पंखे जैसे जैसे नाचते हैं तो गतिज ऊर्जा वही जो होती है क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत में परिवर्तित होती है, आप कहेंगे गतिज ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है। आप कहेंगे समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो आप कहेंगे 1/9 भाग, ठीक है। अब इसका मतलब ये समझिए कि कोई भी आइसबर्ग या कोई भी बर्फ का टुकड़ा जो समुद्र में तैर रहा है, ठीक है, उसका अगर वह देखा जाए तो वह 10 उसका वह देखा जाए तो उसका 1 भाग ही ऊपर रहेगा, उसका 9 भाग उसका नीचे रहता है। समझ रहे हैं, इसका मतलब समझिए कोई भी बर्फ का टुकड़ा अगर समुद्र में तैर रहा है या पानी में तैर रहा है, उसका उस बर्फ का 1 भाग ही ऊपर दिखेगा और उसका 9 भाग जो होगा पानी में डूबा रहेगा। समझ गए, अर्थात समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह के ऊपर कितना होता है, आप कहेंगे 1 भाग ऊपर होता है और उसका 9 भाग क्या होता है, नीचे होता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, गुरुत्व बल ही नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं होता है, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल ही नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में वहाँ पे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। आप कहेंगे जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा उसकी क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। दोगुना करने पर वस्तु का वेग जब दुगुना कर देंगे तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगी, उसका 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यान में जो चक्कर लगा रहा है में एक सेब छोड़ा जाए तो वह क्या होगा? तो आप कहेंगे एक अंतरिक्ष यान में जो चक्कर लगा रहा है अगर उसमें एक सेब छोड़ दिया जाए तो वह क्या करेगा? वह भी अंतरिक्ष यान के साथ साथ गति में गतिमान होगा। वह भी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी के गति के समान क्या होगा? गतिमान हो जाएगा। क्या गतिमान हो जाएगा? तो आप कहेंगे सेब। ठीक है, एक अंतरिक्ष यान में जब एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उसमें एक सेब भी छोड़ दिया जाए तो वह भी अंतरिक्ष यान के समान, उसी के समान गति के समान वह भी उसी में क्या करेगा? गति करने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटर में क्या प्रयोग होता है? यह क्वेश्चन कल के भी वीडियो में मिला था, आज के भी वीडियो में है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कलाई घड़ियों में या प्रदर्शन युक्तियों में या एक पॉकेट कैलकुलेटर में क्या प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे ध्रुव क्रिस्टल। क्या होता है? ध्रुव क्रिस्टल। आपसे पूछा जाए कि कलाई घड़ियों में किसका यूज होता है तो आप कहेंगे ध्रुव क्रिस्टल का। आप कहेंगे पॉकेट कैलकुलेटर में किसका प्रयोग होता है तो उसमें भी आप कहेंगे ध्रुव क्रिस्टल का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी की चक्कर लगाता है, ठीक है, समझिए, जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है परंतु भार शून्य हो जा रहा है। ठीक है, उपग्रह है तो वह अंतरिक्ष में जाएगा। ठीक है, तो जब उपग्रह जो है अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा तो वह अंतरिक्ष में पृथ्वी का क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। तो आपको पता है अंतरिक्ष में हमारा भार क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान हमारा कभी परिवर्तित नहीं रहेगा। हमेशा जो हमारा द्रव्यमान है वही द्रव्यमान बना रहेगा और हमारा भार चेंज हो जाता है। तो अर्थात अंतरिक्ष में उपग्रह जब चारों ओर घूम रहा है उस समय हमारा भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा, लेकिन हमारा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा। अपने कक्षा में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ऐसा कब होता है? तो आप कहेंगे जब एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता है, अर्थात एक उपग्रह जो है बराबर मतलब नियमित रूप से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ऐसा कब होता है? तो आप कहेंगे अभिकेंद्रित बल के कारण। ठीक है, अभिकेंद्रित बल के कारण उपग्रह बराबर मतलब रेगुलर तौर पर पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, इससे हम लोगों का हौसला बढ़ेगा। ठीक है, हम और भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कल का टॉपिक रहेगा स्थूल पदार्थों के गुण। ठीक है।